नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है डच कंपनी। लेकिन इससे पहले हम आपको पुर्तगाली कंपनियों के बारे में बताना चाहते हैं जो पीछे थोड़ा सा हमारा छूट गया था, उसे हम आपको बताते हैं। बैकग्राउंड में लेके चलते हैं कि किस प्रकार पुर्तगाली भारत में आए और उनका भारत से व्यापार हुआ। जब पुर्तगाली भारत में आए उससे पहले भारत में अपनी उपस्थिति अरब के व्यापारी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। इस चक्कर में जब पुर्तगालियों ने कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचे तो वहां के राजा जमूरिन ने उनका स्वागत किया और यहाँ पर व्यापार करने के उपदेश से वो व्यापार करने के उद्देश्य वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य वो भारत आए थे। और जमूरिन ने अपनी जो उपाधि होती है वो पुर्तगालियों को दी। और साथ ही जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने शुरू हो गए थे तो पुर्तगालियों ने भारत में कुछ अपने साथ जो वस्तु कृषि उत्पादन के लिए लेके आए थे उनमें उनकी ये वस्तुएं थी। जब पुर्तगाली भारत में आए तो उनके साथ जो वस्तुएं जो कृषि की जो वस्तुएं थी उनमें तंबाकू की खेती थी, आलू, अदरक, लीची, पपीता, संतरा, बादाम, काजू, मूंगफली, काली मिर्च इत्यादि का व्यापार करने के उद्देश्य वो पुर्तगाली भारत आए थे। और जब पुर्तगाली भारत से गए थे तो उन्होंने वहाँ अपने जो यहाँ से जो मसाले लेके गए थे उससे 60 गुना उन्होंने वहाँ पे अपने मसालों का पैसा कमाया, जिससे कि यूरोप के यात्री या यूरोप की जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत से व्यापार करने के लिए थी। साथ ही जब पुर्तगाली भारत में अपनी कंपनी स्थापित की और कंपनी स्थापित करने के साथ ही जब पुर्तगालियों के जो अधिकारी थे, निम्न स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की। इसमें उन्होंने भारतीयों के साथ जो विवाह किया, साथ ही उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह किया। जो निम्न स्तर के पुर्तगाली थे उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह किया और साथ ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन का कार्य भी किया, क्योंकि वो निम्न स्तर के जो पुर्तगाली थे या सैनिक जो थे वो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के बाद वो उनके धर्म को मानना स्टार्ट कर देती थी। 1660 में गोवा में एक न्याय धर्म की स्थापना की गई थी, जिससे ये होता है कि पुर्तगाली लोग जब व्यापार करने आए और जब भारतीय महिलाओं से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो जो उसमें जो एक न्याय धर्म था, जो जीसस होता है, जो उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं, वो न्याय के अंतर्गत आते थे। 1542 में पुर्तगालियों का गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ ईसाई संत जेवियर भारत आए थे। ये पुर्तगालियों के जीसस जो संत जेवियर थे वो पुर्तगालियों के साथ भारत आए थे और उन्होंने ही निम्न स्तर के जो पुर्तगाली थे उनके साथ जो भारतीय महिलाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो उन्होंने जो ईसाई धर्म की जो मिशनरियां होती थी वो इसमें बढ़ चढ़कर भारतीय महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराती थी। अकबर के शासनकाल में ईसाई धर्म का जो प्रसार हुआ था कि अकबर के समय में जब पुर्तगाली भारत में आए थे उस समय मुगलों का शासन चल रहा था और ईसाई भी अकबर के दरबार में गए थे, जिससे कि संत जेवियर नाम के जो ईसाई धर्म प्रचारक थे अकबर के शासनकाल में आए थे तो उन्होंने अकबर को ऐसा प्रतीत कराया कि ईसाई धर्म से अकबर थोड़े से भ्रम में पड़ गए थे कि ईसाई धर्म को पालन करूं या ना करूं। इस वजह से ईसाई धर्म भी जो संत जेवियर थे वो अकबर के दरबार में भी आए थे। जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरू किया। साथ ही जो ये प्रिंटिंग प्रेस है इसकी शुरुआत हमें पुर्तगालियों के द्वारा ही देखने को मिलती है। पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो अपने साथ कुछ कृषि संबंधी जो वस्तु थी उन्हें अपने साथ लेके आए थे, जैसे कि मध्य अमेरिका से तंबाकू, पुर्तगाल से आलू और जो अपने साथ जो वस्तुएं थी
अदरक, लीची, पपीता, संतरा, बादाम, काजू, मूंगफली, काली मिर्च इत्यादि जो अपने साथ कृषि वस्तुएं लेके आए थे, और साथ ही जब वो भारत में रहे तो उन्होंने इसका उत्पादन किया। अब हम आपको डच कंपनी के बारे में बताते हैं। डच कंपनी हॉलैंड या नीदरलैंड की जो कंपनी थी, उन्हें उनकी संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। इसमें 1595 में कार्लेनियस हाउटमैन नाम के एक डच ने एक अभियान के द्वारा जब वो मसाले के या पूर्वी देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से जब वो भारत आए थे, इससे पहले वो इंडोनेशिया चले गए, जहां उन्होंने पूर्वी देशों के साथ मसाले का व्यापार किया। साथ ही जो नीदरलैंड की जो कंपनी थी, वहाँ की संसद ने उन्हें विजय और आक्रमण जैसे कुछ अधिकार दे रखे थे, जिससे कि वो दूसरे देशों में जाके विजय प्राप्त करें, और या उनके जो कंपनी के साथ जो कोई वैसा संघर्ष का जो होता था, वो उस पर आक्रमण करके उनका विजय प्राप्त करते थे। क्योंकि जिस समय मसालों का व्यापार हो रहा था, तो यूरोप से बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, जिनका उद्देश्य ये था कि जो व्यापार के मामले में प्रतिस्पर्धा थी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को नुकसान अहित करके उनका नुकसान पहुंचाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहती थी। इस वजह से जो कंपनियां भारत में आई, उन्हें आक्रमण, विजय और संधि ये अधिकार प्राप्त हुए थे, क्योंकि जो व्यापारी कंपनियां भारत में आती थी, उन्हें उनके देशी राजाओं से उन्हें जो संधि करनी पड़ती थी, उनके द्वारा वो व्यापार करते थे। जैसे कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो डच कंपनी थी वो नीदरलैंड की थी, और इसे ही हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। ये 17 व्यक्तियों का बोर्ड था, जिन्हें 21 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अनुमोदन या अधिकार प्राप्त हुआ था डच कंपनियों को। डच कंपनी मसाले के व्यापार के साथ में डच कंपनी जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो उनका मेन उद्देश्य मसालों के साथ में सबसे प्रमुख था इंडोनेशिया के देशों से मसालों का जो उनकी जो रुचि थी, वो सबसे पहले मसाले के उत्पादन के रूप में वो इंडोनेशिया गए। जब इंडोनेशिया से उनका थोड़ा सा व्यापार भारत की रुचि की तरफ हुआ, तो 1605 में अम्बायान को पुर्तगालियों से जीता, और 1605 में अम्बायान को पुर्तगालियों से जीता डचों ने। इसके बाद 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की गई, जो बंगाल में पड़ता है। 1605 में डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी। जब डच कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो उनके पास उनकी जो मुद्रा थी वो 65 लाख गिल्डर थी, जो एक कंपनी के रूप में या उनके राजा के रूप में उन्हें पूर्वी देशों से व्यापार करने में जो पैसा मिला था, उसे 65 लाख गिल्डर कंपनी के द्वारा भारत से व्यापार करना था। दूसरी डच फैक्ट्री भी उन्होंने 1616 में स्थापित की थी। डच द्वारा स्थापित जो डच कंपनी द्वारा जो भारत में कारखाने स्थापित किए गए थे, उनमें आता है आपका पहले तो ये आता है 1605 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी कंपनी जो फैक्ट्री खोली थी, वो 1610 में उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से एक अनुमति लेके अपनी कंपनी खोली 1610 में। दूसरा कारखाना सूरत में खोला था 1616 में, और बिमलीपट्टम यहाँ पे अपना कारखाना स्थापित किया था 1641 में। करिकालन में भी उन्होंने 1645 में अपना कारखाना खोला था।
चिंसोरा में 1653 में कारखाना खोला था और कोचीन में 1663 में कारखाना खोला था। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण है इस यूरोपीय कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण है इनका जो कासिम बाजार है, इसमें भी इन्होंने अपना कारखाना खोला। पटना में, बालासोर में, नेगापट्टनम में 1658 में इन्होंने अपने कारखाने खोले। इसके बाद जब डच कंपनी 1664 में औरंगजेब से 3.5% की चुंगी देने पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की व्यापार करने की अनुमति औरंगजेब ने दे दी। जब डच कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी तो उनका उद्देश्य मसालों से और सबसे उद्देश्य था सूती वस्त्र से। जब व्यापारी कंपनियां जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये कंपनियां जब भारत में व्यापार करने आई थी तो इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। इनका जब उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ के राजाओं को लगा कि ये मुख्य रूप से व्यापार करने ना आके भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। और जब ये कंपनियां भारत से मसाले और वस्त्र के रूप में व्यापार करने के लिए आई थी, क्योंकि यूरोप में ठंड के दिनों में अपने मांस को सुरक्षित रखने के लिए ये मसालों का प्रयोग करते थे। साथ ही इन्होंने सूती वस्त्र का भी भारतीय वस्त्र का इन्होंने काफी ज्ञान हो गया था कि यूरोप के बाजारों में भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। इस प्रकार डचों ने मसालों की अपेक्षा सूती वस्त्र पर अधिक इनका ध्यान गया था और भारत में मसालों की अपेक्षा इन्होंने सूती वस्त्र को यूरोप के बाजारों में ले जाके रख दिया, जिससे कि भारतीय वस्त्रों की डिमांड यूरोप के बाजारों में काफी होने लगी थी। सूरत डच निदेशालय का भारत में व्यापार करने का उद्देश्य था, क्योंकि जब 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, दूसरी 1610 में चंद्रगिरी के राजा से अनुमति लेके इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। उसी प्रकार सूरत में 1611 में अपनी सूरत डच निदेशालय का भारत से व्यापार सूती वस्त्र के रूप में होता था और इन्होंने कोरोमंडल था, उन्होंने अपने सूती वस्त्र का केंद्र माना और मालाबार तट को भी इन्होंने अपने डच मसालों के रूप में इसको व्यापार के रूप में देखते थे। जब डच यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आई थी तो उनका जो क्रम था, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने डचों को हराया, डचों ने पुर्तगालियों को हराया और अंग्रेजों ने डचों को हराकर निष्कासन कर दिया। इसका हमें ये देखने को मिलता है 1759 के बेदरा के युद्ध के बाद डचों को अंग्रेजों ने भारत से 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था। इसमें डचों की शक्ति पूर्णतः नष्ट कर दी गई और डच की शक्ति खत्म हो गई। जब डच भारत में आए थे उनका व्यापार जो होता था भारतीयों से, उन्होंने पैगोडा नाम का एक स्वर्ण के रूप में प्रयोग किया करते थे। डच मसालों की जगह उन्होंने सूती वस्त्र पर अधिक ध्यान दिया था। इंग्लैंड के जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनका उद्देश्य, इंग्लैंड से जो कंपनी भारत आई थी उनका केंद्र बना वस्त्र उद्योग, क्योंकि भारतीय वस्त्र उद्योग जो मुगल काल में काफी अपनी वस्त्र उद्योग में काफी इन्होंने उन्नति प्राप्त की थी। इसी उन्नति को देखकर यूरोपीय कंपनियां भारतीय कच्चे माल को यूरोप में ले जाती थी और साथ ही जब उसका पुनर्नवीनीकरण करके भारतीय बाजारों में फैला देती थी, जिससे ये होता था कि भारतीय वस्त्र के कलर की जो डिमांड थी वो यूरोप में काफ़ी थी। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई हैं उन्होंने भारत से व्यापार किया और साथ ही
उन्होंने मसालों के रूप में जैसे कि आपके गरम मसाला, लौंग, इलायची, अदरक, ऐसी चीज़ें जो गरम मसाले में जो मांस को सड़ने से बचाती थी, उसको बचाने के लिए यूरोप की कंपनियां भारत में मसालों के व्यापार के उद्देश्य से आई थी। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनका क्रम जो है वो ये है, पुर्तगाली, डच के बाद आते हैं अंग्रेज के बाद आते हैं फ्रांसीसी। जितनी भी ये कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी, इनका उद्देश्य केवल भारत से व्यापार करना था और उनसे जो मुनाफा प्राप्त होता था वो अपने देश को औद्योगिकरण के रूप में प्रयोग करना था। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उन्होंने भारत की राजनीति हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। जब उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने भारतीयों की जो कमजोरी होती है उसको पहचान लिया था कि ये लोग राजनीतिक तौर पर ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका प्रयोग हमें अंग्रेजों के समय में दिखाई देता है, जो 1757 के प्लासी के युद्ध में, 1764 के बक्सर के युद्ध में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया, जो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अंग्रेजों के। आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।